डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग करना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं, हिकमत अमलियाँ हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसको इस्तेमाल करते हुए ही एक बंदा या फिर एक जो टीचर है वो क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन को क्रिएट कर सकता है। अब टीचर किस तरह से क्रिएट कर सकता है? स्ट्रेटजी नंबर 1 है यहाँ पर जिग्सा। अक्सर नाम लोगों ने सुना होगा जिग्सा पज़ल। वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास यहाँ पर एक ट्री की पिक हो और मैं क्या करूँ, इस ट्री की जो पिक है इसके काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बना दूँ। पोर्शन किस तरह से बना दूँ, इसको मैं इस तरह से इसकी ब्रेक डाउन कर दूँ। तकरीबन मैंने इसके कितने हिस्से बना लिए हैं, 9 बना लिए हैं एक ही पिक के। इसके बाद मैं बच्चों को दे दूँ मुख्तलिफ ये पीसेस के अंदर जो है यहाँ पर फटा हुआ है, और फिर मैं बच्चे को कहूँ कि आप लोग जो है इससे जो इस ट्री की पिक है उसको दोबारा जोड़ के दिखाएं मुझे। फिर बच्चे जो है बिल्कुल इसी तरह से मुझे पिक जो है वो जोड़ के बता देते हैं कि ये वाकई एक ट्री की ही पिक है। इसे कहते हैं जिक्सा। यानी कि एक जो टीचर होता है वो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो ग्रुप बना होता है, तो ग्रुप के अंदर मिसाल के तौर पर अगर ग्रुप है मेरे पास यहाँ पर और इस ग्रुप के अंदर कितने हैं, 5 लोग हैं, तो टीचर ने इन 5 लोगों को क्या दी है, एक असाइनमेंट दी है। तो असाइनमेंट देने के बाद इस ग्रुप के जितने भी जो लोग हैं उनमें से सिर्फ एक ही फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उस असाइनमेंट को बनाए, बल्कि ग्रुप के 5 मेंबर्स हैं तो पाँचों मेंबर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो उस असाइनमेंट की ब्रेक डाउन कर दें और हर किसी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आ जाए। इस तरह सभी लोग अपना अपना पोर्शन प्रिपेयर करें और फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद क्लास के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन दें। सेकंड स्ट्रेटजी यहाँ पर है 3 स्टेप इंटरव्यू। 3 स्टेप इंटरव्यू किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया है। ये तकरीबन 3 ग्रुप है। हर एक ग्रुप के अंदर मैंने 2 लोग यहाँ पर चूज़ कर लेने, यानी कि एक जो पार्टिसिपेंट होता है वो अपना एक मेंबर अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ कर लेता है। तो हर एक ग्रुप के अंदर 2 2 लोग हैं। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर हम लोगों ने देखा ना कि हम लोग कोई सबक वगैरह सुनते हैं तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हैं कि पहले मेरी बारी है कि मैं तुमसे सुनूंगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी कि तुम मेरे से सुनोगी। तो यहाँ पर भी ग्रुप के अंदर ऐसे ही होता है। जो ये वाला मेंबर है यहाँ पर ये पहले कहता है अपने साथ वाले को कि पहले मैं ना तुम्हारा सबक सुनूंगी और जब मैं तुम्हारा सुन लूँगी तो फिर तुमने जो है मेरा सबक जो है सुनना है मेरे से। इसके बाद जब ये वाली इसका सुन लेती है तो फिर इसके बाद इस वाले की बारी आ जाती है। फिर इस तरह दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी ऐसे हो जाता है, इस तरह तीसरे ग्रुप के अंदर भी ऐसे होता है। इसके बाद क्या होता है, ये सभी लोग अपने जो रोल होते हैं उसको चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाले ग्रुप का जो मेंबर होता है ये इस वाले के अंदर आ जाता है और इस वाले का जो मेंबर है वो इस वाले के अंदर आ जाता है। यानी कि ये सभी लोग जो अपनी पोजीशन होती है, जो अपनी सीट होती है वो उसको चेंज कर लेते हैं। इस तरह सीट चेंज करने के बाद इनका जो रोल है फिर चेंज हो जाता है। फिर ये वाला जो यहाँ पर एक स्टूडेंट था ब्लैक वाला, अब ये इस वाले के अंदर आया था तो यहाँ पर ये मौजूद है, तो ये अपने साथ वाले से फिर सवालात वगैरह पूछेगा और ये इसके जवाबात वगैरह देगा, उसका यानी कि सबक वगैरह सुनेगा। फिर इस तरह ये वाले दोबारा फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, इधर आ जाएंगे और ये वाले इधर आ जाएंगे। इस तरह जो है 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर हर एक ग्रुप के अंदर 2 2 लोग होते हैं और वो एक दूसरे से जो है सवालात वगैरह पूछते हैं, यानी कि एक दूसरे का सबक सुनते हैं। और ये अक्सर हम लोगों ने स्कूल के अंदर देखा है कि टीचर इस तरह से करते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी इज़ नंबर्ड हेड्स टुगेदर, यानी कि ये नंबर के ऊपर बेस स्ट्रेटजी होती है। ये किस तरह से होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर तकरीबन कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। जो पहला है उसको 1 का नाम दे देना है, दूसरे वाले को 2 का, तीसरे वाले को 3 का, चौथे वाले को 4 का। यहाँ पर है इनका एक टीचर। अब टीचर ने जो है बच्चों से सवालात वगैरह पूछे हैं। यहाँ पर भी एक और ग्रुप है, इधर भी 1 2 3 और फिर 4। अब टीचर ने एक सवाल पूछा है, इस वाले ग्रुप को भी पूछा है और इस वाले का भी पूछा है। अब ये वाला जो ग्रुप होता है यहाँ पर जब टीचर इनसे सवालात पूछता है, कोई भी सवाल पूछा है मिसाल के तौर पर, तो ये जो बच्चे होते हैं 4 लोग, ये आपस के अंदर उस सवाल का जो जवाब है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद टीचर टाइम देने के बाद स्टॉप हो जाता है, फिर कहता है कि मुझे जो नंबर 3 वाला है स्टूडेंट वो बताए। टीचर को नहीं पता यहाँ पर नंबर 3 वाला स्टूडेंट कौन सा है, लेकिन जो जिसको नंबर 3 मिला होगा वो उठ के बता देगा कि मैम इसका ये वाला आंसर है। यानी कि नंबर हेड्स वाले के अंदर क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उसको उसके नाम से नहीं पुकारा जाता बल्कि उसको नंबर से पुकारा जाता है, 1 2 3 या फिर 4 के नाम से। इस तरह टीचर जब कोई सवाल वगैरह इनको देते हैं तो ये सभी लोग उसका आंसर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं और हर एक मेंबर को यहाँ पर आंसर का पता होता है। फिर टीचर अपनी मर्ज़ी से बोल देता है कोई भी नंबर, और वो वाला जो नंबर उठकर बोलता है वो अपने पूरे ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि ग्रुप के एक मेंबर का जो आंसर है वो पूरे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करता है कि सबका भी यही जवाब है। इसके बाद है यहाँ पर स्ट्रेटजी नंबर 4 राउंड रॉबिन।
राउंड रॉबिन कैसी स्ट्रेटजी है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पर जैसे कि आइडियाज़ वगैरह को जनरेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं एक आइडिया या एक टॉपिक स्टूडेंट को दूँ और वो स्टूडेंट को जो मैं टॉपिक दूँ वो कौन सा टॉपिक होगा। मिसाल के तौर पर अगर जो मेरा टॉपिक है उसका नेम है फ्लड। टीचर ने बच्चों को फ्लड का एक टॉपिक दिया और कहा कि आप लोग इसके बारे में आइडियाज़ जनरेट करें। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठकर आइडियाज़ को जनरेट करेंगे और वो एक छोटा सा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, एक फ्रेज़ लिख सकते हैं जो कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, या फिर वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फ्लड जो है मुझे एक टॉपिक मिला है तो इसके बारे में मैं आइडियाज़ किस तरह से जनरेट करूँगी। फ्लड के बारे में मेरे जहन में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इसके अलावा मेरे जहन में आएगा ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है इसके बारे में आएगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। इसके अलावा फ्लड के रिलेटेड मेरे जहन में और भी काफ़ी ज़्यादा सवालात वगैरह आएंगे, जैसा कि डैम्स वगैरह, यानी कि डैम की वजह से भी, उसमें भी किसी प्रॉब्लम की वजह से फ्लड आ गया है। इसके अलावा ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं, उनकी मेल्टिंग से शायद फ्लड आ गया है। इनके फ्लड के रिलेटेड जितनी भी जो टर्म्स हैं उनको जनरेट करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लड को इस्तेमाल किया और इसको इस्तेमाल करते हुए 4 जो आइडियाज़ हैं अपने वो जनरेट किए। ग्रीन हाउस इफेक्ट था, इसमें ग्लोबल वार्मिंग था, डैम था, इसके अलावा ग्लेशियर्स मेल्टिंग था। तो राउंड रॉबिन के अंदर सिर्फ बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है और उन्होंने सिर्फ उसके बारे में आइडियाज़ को जनरेट करना है, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना। यानी कि बस ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दिया या फिर ग्लोबल वार्मिंग बता दी, डैम्स बता दिया, ग्लेशियर बता दिया। आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं करना कि ग्लेशियर किस तरह से फ्लड काज करते हैं या फिर डैम्स किस तरह से करते हैं। सिर्फ हमने टर्म ही जनरेट करनी है, आइडियाज़ को ही जनरेट करना है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ 3 मिनट रिव्यू। अक्सर हमने देखा है कि क्लास के अंदर टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो हम लोग कहते हैं टीचर को पता नहीं क्या हो गया, शायद मतलब कि किस तरह के सवालात करने लगे, या फिर टीचर जो है क्लास के अंदर क्यों रुक गया पढ़ाते पढ़ाते। तो वहाँ पर टीचर जो है बच्चों को अक्सर कहता है कि मैंने जो है आप लोगों को 3 मिनट दिए हैं, मैंने जो कुछ भी आपको ड्यूरिंग लेक्चर पढ़ाया है अपने जो यानी कि 20 मिनट अगर पढ़ाया है या फिर 15 मिनट पढ़ाया है तो आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, आप लोग उसको रिवाइज़ करें। और फिर बच्चे जो है रिवाइज़ वगैरह करते हैं और देखते हैं कि उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने टीचर से सवालात वगैरह पूछते हैं और फिर टीचर जो है उसके जवाबात वगैरह जो है देता है। यानी कि ये एक 3 मिनट का रिव्यू होता है जो कि टीचर 3 मिनट सिर्फ बच्चों को ही देता है, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ था तो वो अपने टीचर से उस क्वेश्चन को क्लियर कर ले। नेक्स्ट नंबर्ड हेड्स। ये नंबर्ड हेड्स जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल पिछली वाली की तरह ही नंबर हेड्स टुगेदर वाले की, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है बज़ ग्रुप। बज़ ग्रुप क्या होता है? यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और हर एक ग्रुप के अंदर तकरीबन 4 से लेकर 6 लोग होते हैं और इस तरह उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कस करें। यहाँ पर बच्चों को टाइम बहुत कम दिया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हुए अक्सर बच्चों को जो करंट इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है यहाँ पर टाकिंग चिप्स। टाकिंग चिप्स के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर एक छोटा सा टोकन उसको बना लिया जाता है। अब टीचर जो है, ये टोकन नंबर 1 है, यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, टीचर जो है इस स्टूडेंट को टोकन दे देता है सबसे पहले और इस बच्चे से एक सवालात वगैरह कोई भी पूछ लेता है। इसके बाद इस बच्चे को कहता है कि आपको ये जो मैंने टोकन दिया है, टोकन नंबर 1, आप किसी भी बच्चे को ये वाला टोकन दे। तो बच्चा अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी बच्चे को जो है दे देता है ये वाला टोकन, और फिर जिस बच्चे को दिया होता है वो वाला टोकन फिर उसको किसी भी सवाल का जवाब देना पड़ता है अगर जो भी टीचर पूछता है। तो इस किस्म का जो स्ट्रेटजी है इसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो उन लोगों से उन लोगों के पास टोकन जो है भेज देते हैं जिनको सवाल का जवाब ही नहीं पता होता है, क्योंकि क्लास के अंदर स्टूडेंट को पता होता है कि किसको लेसन आता है और किसको नहीं। इसलिए कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में ज़रा दुश्मनी रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान क्लैश हो जाता है, उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि तुम्हें जब पता था कि मुझे नहीं आता था तो तुमने मुझे टोकन क्यों दिया, इससे मेरी इंसल्ट हुई है, टीचर को भी पता चल गया कि मुझे लेसन नहीं आता था। तो आप उसको दे देते जो क्लास के अंदर थोड़ा लाइक बच्चा था, क्योंकि लाइक बच्चों को आता होता है, तो जो थोड़ा स्लो लर्नर्स होते हैं उन्हें जो है सही से नहीं आता होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों के दरमियान झगड़ा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिटिकल डिबेट। अक्सर देखा गया कि क्लास के अंदर 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं, ए और बी, और उनको जो है एक टॉपिक दे दिया जाता है। ए वाला जो बात डिस्कस करता है, बी वाले ने थोड़ा उसके कॉन्ट्रेरी यानी कि उसके बरक्स बात करनी होती है, और इस तरह बी वाला करता है तो फिर ए वाले ने उसके जवाब में कुछ ना कुछ बोलना होता है। तो यहाँ पर जो एक टॉपिक होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। डिबेट्स होने की वजह से क्या होता है कि उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ वगैरह होते हैं वो वहाँ पर एक्सप्लेन हो जाते हैं।
इसके बाद है राइट अराउंड। राइट अराउंड का क्या मतलब है कि टीचर जो है उसने एक सेंटेंस दे दिया है बच्चों को, और वो मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट नंबर 1 को दिया है तो स्टूडेंट नंबर 1 उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी यहाँ पर अगर कोई भी यानी कि सेंटेंस है, इफ़ देयर वर नो प्लांट्स ऑन द अर्थ, या फिर अ मैन मेट एन एलियन ऑन द सी शोर, और आगे उसने डैश लगा दिया, तो बच्चा जो है आगे उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा जो है उस सेंटेंस को किसी दूसरे बच्चे को दे देगा, और दूसरा बच्चा जो है वहाँ पर एक सेंटेंस लिख देगा, और सेंटेंस लिखने के बाद उसके अंदर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है ऐड कर देगा, एक बार वहाँ पे ऐड कर देगा। फिर जो तीसरे नंबर वाला होगा वो उस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेगा। तो इससे जो है जो स्टोरी होती है वो बन जाती है, और इससे एक समरी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्रेस, क्वेश्चन एंड पॉलिश। प्रेस, क्वेश्चन एंड पॉलिश के अंदर क्या होता है कि ग्रुप के अंदर एक जो मेंबर है उसको कहा जाता है कि जो तुम लिख कर लेकर आए, जैसे कि उनको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है या उनको ऐसे दे दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आप लोग अपनी क्लास के अंदर जो है बुलंद आवाज़ के अंदर इसको रीड करें। और फिर क्लास के अंदर जितने भी जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको फिर कहा जाता है कि आप लोग जो है प्रेस करें। प्रेस का मतलब क्या है कि आपको उस बंदे का जो काम है वो कौन सा अच्छा लगा उसके अंदर चीज़। फिर क्वेश्चन, अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे सवालात वगैरह करें। इसके बाद आता है पॉलिश। पॉलिश के अंदर बच्चे ये बताते हैं कि सजेशंस वगैरह देते हैं कि आप लोग अपनी जो राइटिंग है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो दूसरे होते हैं उनकी राइटिंग की एवेल्यूएशन करके।